हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 12 जनवरी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का हिस्ट्री का पेपर है। और फिफ्थ सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, इसलिए कल आपका हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है। आपके पेपर का नेम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और 2-3 बार रिपीट हुआ है। इसलिए ये क्लास आप पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया ना, तो क्या पता वही आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ज़्यादा लंबा पहली बात तो ये क्लास ही नहीं है, इसलिए आप पूरी आराम से देख सकते हैं। 30 या 35 मिनट की ये लगभग क्लास जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा सिलेबस मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। हर यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इसलिए इसके 2 वीडियो आएंगे। एक वीडियो ये है और एक वीडियो और आएगा, वो मैं सुबह 4 बजे तक या रात में ही अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आप दोनों वीडियो बस देख के चले जाइएगा, आपका काम पूरा बिंदास हो जाएगा। और मैंने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज यहाँ लिखी है, जिससे आपको समझ आ जाए। स्टोरी की तरह कोशिश की है पूरे आंसर को लिखने की, ज़्यादा आपको टाइम ना लगे समझने में। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बहादुर शाह जफ़र, वीर कुंवर सिंह, इन सब पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो आप सोचेंगे ये क्या मैंने लिख दिया है, तो आपको इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, जिससे आपके मन में डाउट नहीं हो सकता कि ये मैंने क्या यहाँ पे आपको बताया। ये देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीए फिफ्थ सेमेस्टर का ही है, हिस्ट्री का है। और आपके पेपर का नेम भी इसमें जो दिया हुआ है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ही आप देख सकते हैं पेपर का नेम है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या पूछा गया है, बहादुर शाह जफर, वीर कुंवर सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ये पांचों आपसे पूछे गए हैं। अब आप देखिए, ये दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, लाला लाजपत राय के बारे में, आगा खां, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। अब आप देखिए, ये तीसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछा गया है। अब आप ये चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, मैं लेके आई हूँ आपके लिए। रानी लक्ष्मीबाई पूछा गया इसमें आपसे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। ऐसे मेरे पास 2-3 और भी हैं, लेकिन सब मैं यहाँ पे दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप खुद ही देख लीजिए कि इन 4 पेपर में 4-4 क्वेश्चन ही मैंने आपको दिखाए हैं प्रीवियस ईयर के। इसमें भी आपको रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए, महात्मा गांधी दोबारा पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, भरोसा रख के बस आप देखिए, जल्दी से खत्म हो जाएगी 30 से 35 मिनट में। चलिए, हम लोग अपना पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। आपको क्या देख पढ़ना है, बहादुर शाह जफर के बारे में। दोस्तों, एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, मैंने ये ब्रैकेट में ना, ये आपको सन दिया हुआ है जन्म का, और ये मृत्यु का सन दिया हुआ है। अगर आप याद कर पाए तो इसको याद कर लें, क्योंकि इससे 1-2 लाइन आंसर की ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कि इनका जन्म 1775 में हुआ था, बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हुई थी। नहीं भी याद कर सकते तो कोई बात नहीं, मैंने ऑटोमेटिक ही जो संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, आपकी महात्मा गांधी का या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अधिकतम इसमें 50 शब्द लिखना होता है। किसी किसी में 100 शब्द कह देता है, तो मैंने इसमें 100 शब्द से ही आपको आंसर दिया हुआ है। आप इसमें 1-2 लाइन भूल भी जाएंगे, जितना मैंने आपको बताया है, 2-3 लाइन भूल जाएंगे तभी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा छोटा लिखा है। आप अपने कॉपी में बड़ा बड़ा लिखेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप आंसर देखिए। सन याद कर पाए तो याद कर लें, वरना कोई बात नहीं। बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोग देखते हैं। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की, तो सभी विद्रोही सैनिकों और भारतीय जनता ने उन्हें दिल्ली का बादशाह बनाया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। युद्ध में हारने के बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें बर्मा, अब जो कि म्यांमार है, के रंगून में भेज दिया गया, जहां उन्हें जेल में रखा गया। रंगून की जेल में ही उन्होंने 7 नवंबर 1862 को अंतिम सांस ली और वहीं पे दफनाए गए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वीर कुंवर सिंह के बारे में। इनकी जन्म कब हुआ था, 1777, मृत्यु 1858। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में एक राजपूत परिवार में हुआ था। ये 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिहार में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 27 अप्रैल 1857 को सिपाहियों और स्थानीय जवानों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा किया, जेल तोड़कर कैदियों को रिहा किया और उस इनके बाह में गोली लग गई थी, तो जहर पूरी बॉडी में ना फैले, इसलिए इन्होंने उस बाह को काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अंततः 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने जगदीशपुर किले पे कब्जा करके ब्रिटिश झंडा वहां से उतार दिया और अपना ध्वज फहराया। जगदीशपुर लौटने के 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में बंगाल के कोलकाता शहर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय राजनीति नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे और 1885 में अपने संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया। वह राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते हैं। 1868 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1895 में, जो कि पूना में अधिवेशन हुआ था, ये 11वां अधिवेशन था उसके, और 1902 में अहमदाबाद में 18वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, दोनों के ये अध्यक्ष थे। 1921 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें नाइट की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है चंद्रशेखर के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? 1906 में। मृत्यु कब हुई? 1931 में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी था। आजाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे। आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के साथ साथ काकोरी कांड, साडर्स हत्याकांड तथा लाहौर सेंट्रल असेंबली के बम कांड में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। इन्होंने अपना नाम आजाद रखा था। असहयोग आंदोलन के दौरान इनको पकड़ा गया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्र बताया और पता जेल की कोठरी बताया, जिससे क्रोधित होकर जज ने उन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। इस घटना के बाद वे आजाद कहलाए। उनका दृढ़ संकल्प था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। अंततः 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते समय इनके पास एक गोली बची थी, आखिरी में इन्होंने खुद को मार के लिए शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले आपको जो टिप्पणी है वो आपको किस पे लिखना है, किस क्रांतिकारी पे? सरदार भगत सिंह। इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु कब हुई? 1931। आप एक चीज देखे कॉमन है, इनका 6 में हुआ था, 31 में ये मरे थे, यानी इनका निधन हुआ था। और सरदार भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और 1931 में इनका देहांत हुआ था, यानी इनको मतलब फांसी दी गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं। सरदार भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1907 में पंजाब में हुआ। इनके पिता किशन सिंह तथा माता का नाम क्या था? विद्यावती कौर था। इनकी माता कौन थी? विद्यावती कौर। भगत सिंह जी नौजवान भारत सभा के संस्थापक होने के साथ साथ क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 1928 ईस्वी में पुलिस अधीक्षक जेपी शाडर्स की हत्या की। तत्पश्चात क्रांतिकारी बटुकेश्वर जी के साथ इन्होंने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम एवं पर्चे फेंके और ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का विरोध किया। उसके बाद इन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी भी करा दी थी। इनका उद्देश्य आतंक फैलाना बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ जनता को जागरूक करना चाहते थे। जिसके बाद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों को लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी 23 मार्च को 1931 को। किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अब अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कि राजगुरु के बारे में लिखिए। देखिए राजगुरु का पूरा नाम क्या था? शिवराम हरि राजगुरु। इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1931। यानी कि इन तीनों लोगों को एक साथ ही फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और थापर को, तो इनकी जो मृत्यु का समय है वो एक समान है। राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। भगत सिंह के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी जेपी शाडर्स की हत्याकांड की थी इन्होंने। परिणाम क्या हुआ कि इन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर में इनको भी फांसी दे दी गई। अब सुखदेव थापर के बारे में देख लीजिए। अगर आपने भगत सिंह के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो इन तीनों का आप थोड़ा सा बना के अपने आप भी लिख सकते हैं। सुखदेव थापर का देखिए 1907 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1931 में इनकी मृत्यु हुई। सुखदेव का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। इन्होंने जेल में बंद कैदियों को राजनैतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये साडर्स हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त थे। परिणाम इनके साथ भी क्या हुआ था कि इनके ऊपर भी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है हमारा राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु हुई थी 1927 में।
इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में हुआ था। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र तथा काकोरी कांड में सम्मिलित थे। परिणामतः इनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। इनको कब फांसी दी गई थी? 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? काकोरी षड्यंत्र तथा प्रमुख गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट हमारा है लाला लाजपत राय। इनका जन्म हुआ 1865 में, मृत्यु हुई 1928 में। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख उग्रवादी नेता और महान राष्ट्रवादी नेता थे। उनका जन्म 1865 में पंजाब में हुआ था। ये आर्य समाजी नेता थे। आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय ने लाला हंसराज के साथ मिलकर लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय स्थापित किए, जिनको डीएवी कॉलेज अब आप कहते हैं। पंजाबी वंदे मातरम, एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हो गए और 1928 में इनका निधन हो गया। इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की कील साबित होगा। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति दी। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के खिलाफ उनके उग्र विरोध प्रदर्शनों और स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके योगदान के कारण पंजाब केसरी तथा शेर पंजाब जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। नेक्स्ट है आपका देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का जन्म बंगाल में भुवन मोहन दास के पुत्र के रूप में हुआ, यानी इनके पिता का नाम क्या था? भुवन मोहन दास। ये एक प्रतिष्ठित वकील थे। कौन प्रतिष्ठित वकील था? देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे वो बहुत ही फेमस वकील थे। इन्होंने अरविंद घोष की तरफ से अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में जो की था और ढाका षड्यंत्र केस के प्रतिवादी वकील के रूप में सफल रूप से उनका पक्ष रखा था। किसके तरफ से इन्होंने रखा था? देख लीजिए एक बार, अरविंद घोष की तरफ से। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी और अध्यक्षीय भाषण जो होता है वो किसने दिया था? श्रीमती सरोजनी नायडू ने पढ़ के सुनाया था। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और मोतीलाल नेहरू भी इनके साथ थे। दो लोगों ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, और कब की थी? 1923 में। इन्होंने फॉरवर्ड एवं वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का संपादन किया तथा इंडिया फॉर फ्रीडम जैसी उत्कृष्ट पुस्तक की रचना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा फिर से। देशबंधु चित्तरंजन दास। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म आप देख लीजिए, फिर मृत्यु देख लीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाल नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह से राजनीतिक जीवन प्रारंभ करते हुए अनेक आंदोलनों जैसे बारदौली किसान आंदोलन 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो ये बारदौली किसान आंदोलन था 1928 में, इसमें महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आदि में हिस्सा लिया था। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा दूरसंचार मंत्री बने। इन्होंने भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 562 राज्यों और रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने जैसा महान कार्य किया था। इनको मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। इनका ये डेट ऑफ बर्थ मतलब सन दिया हुआ, ये मृत्यु का सन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तथा महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य हैं। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु थे। किनके? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इन्हें 1902 ईस्वी में बंबई विधानसभा का सदस्य चुना गया। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट है आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1856 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लोगों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्होंने पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की। राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने हेतु गौ हत्या विरोधी सभाएं, गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में जैसे कार्यक्रम तथा संस्थाओं की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मराठा तथा केसरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की स्पष्ट मांग की और कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। इन्होंने 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की।
लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बेगम हजरत महल के बारे में। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी एवं बिरजिस कादिर की मां बेगम हजरत महल एक वीर और साहसी महिला थी। इनका जन्म 1820 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर 4 जून 1857 ईस्वी को अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी में बैठाकर अवध को स्वतंत्र करा लिया, जो मार्च 1858 ईस्वी तक स्वतंत्र बना रहा। बाद में जब कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया तो बेगम हजरत महल नेपाल के राजा जंग बहादुर के यहाँ शरण ली। कहाँ पे इन्होंने शरण ली थी? जंग बहादुर के यहाँ, जहाँ 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब आपको पढ़ना है सरोजनी नायडू के बारे में। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा और जा सकता है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में बहुत बार कि महिलाओं की क्या भागीदारी थी या फेमस महिलाओं के बारे में आप लिखिए। तो इन महिलाओं के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है ना कि फेमस महिलाओं के बारे में लिखिए, भारतीय आंदोलन में राष्ट्रवाद फैलाने वाली प्रसिद्ध महिलाएं कौन थी या क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में लिखी, तो आप इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। ये इनका जन्म और मृत्यु आप देख लीजिएगा। भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि से विभूषित सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनके राजनीतिक कृत्यों के कारण इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महिला विश्वविद्यालय एवं अनाथ आश्रम की स्थापना की। नायडू ने 1947 ईस्वी में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। इनकी प्रमुख रचना गोल्डन वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया तथा ब्रोकन विंग्स आदि हैं। अब हम लोग देख लेते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जन्म 1835 और मृत्यु 1858। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के मोरोपंथ तांबे एवं भागीरथी बाई की संतान के रूप में हुआ था। अब देखिए आप इसको कैसे बढ़ा के लिख सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंथ तांबे था तथा इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। ये गंगाधर राव नेवालकर की पत्नी थी। पति की मृत्यु के पश्चात दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी दिलाने के लिए महारानी ने स्वयं 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी और अपने मरने के पूर्व तक झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दिया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने रानी की वीरता से अभिभूत होकर कहा, मेरे सामने सोई हुई ये महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। जब रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया था तब ह्यूरोज ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर ये बात कही थी कि जो मेरे सामने मतलब लेडी मरी हुई है, सोई हुई ये महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है अरुणा आसफ अली के बारे में। इनका जो सन है जन्म का वो 1909 है और मृत्यु का 1996 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने वाली भूमिगत नेता अरुणा गांगुली का जन्म हरियाणा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु इन्होंने अपना विवाह दिल्ली के मुस्लिम कांग्रेसी नेता आसफ अली, जो कि अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत तथा उड़ीसा के राज्यपाल थे, इन्होंने इनसे की थी। अरुणा 1958 ईस्वी में दिल्ली की पहली मेयर मतलब पहली महिला मेयर चुनी गई। इनको 1964 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। अरुणा जी ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन तथा ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। नेक्स्ट आपको पढ़ना है उषा मेहता जी के बारे में, जो कि 1920 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में इनका निधन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 ईस्वी को खुफिया कांग्रेस रेडियो से अपनी आवाज में पहला प्रसारण करने वाली उषा मेहता का जन्म सूरत में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उषा जी ने गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रहीं, जिसके कारण इनको गांधी स्मारक निधि का अध्यक्ष चुना गया। तदंतर गांधी शांति प्रतिष्ठान की सदस्य बनी तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सावित्रीबाई फुले के बारे में। इनका जन्म हुआ 1831 में, मृत्यु 1857 में। महाराष्ट्र के दलित समाज में जन्मी देश की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली प्रथम शिक्षिका थी, मतलब पहली महिला शिक्षिका थी। इनके पति का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले था। इनका महिला शिक्षा एवं महिला मुक्ति के क्षेत्र में अमिट योगदान है। महिला शिक्षा हेतु 1848 ईस्वी में पुणे में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। महिला मुक्ति हेतु विधवा आश्रम एवं शिशु बालिका हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। ये मराठी भाषा की कवित्री भी थी।
इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? काव्य फूले है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख राष्ट्रवादी नेत्री थी। उनका जन्म 1847 में लंदन में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। एनी बेसेंट ने स्वशासन, शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना फैलाई। 1916 में एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसका सर्वप्रथम उद्देश्य भारत के लिए सुशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट भारत को उसी तरह स्वराज दिलाना चाहती थी। यहाँ पे थोड़ी लाइन कटी हुई है, यहाँ पे ये होगा एनी बेसेंट भारत को उसी तरह स्वराज दिलाना चाहती थी जैसे अंग्रेजों के पास पहले जो उपनिवेश थे, जिस तरह वो स्वतंत्र अब हो गए थे, उसी तरह एनी बेसेंट भी भारत को स्वतंत्र कराना चाहती थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है आपके पास आगा खां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, मैंने आपको दिखाया भी था अभी पेपर में। आगा खां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे। वे मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे और 1916 में शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। आगा खां मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के समर्थक थे, जिससे मुस्लिम राजनीति को अलग पहचान मिली। उन्होंने प्रारंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से मुसलमानों के हित सुरक्षित करने का प्रयास किया। उनकी भूमिका ने आगे चलकर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक राजनीति को प्रभावित किया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। उनका जन्म 1869 में पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह को स्वतंत्रता संघर्ष का मुख्य साधन बनाया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जिसमें नील किसानों के लिए यह आंदोलन था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण यानी नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, 1942 में भारतीय छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का नारा दिया। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रवाद को जन आंदोलन का रूप दिया। वे स्वदेशी, ग्राम स्वराज और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अब हम लोग को देखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनका जन्म हुआ 1825 में और मृत्यु हुई 1917 में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा भारत के ग्लैंड ईस्टर्न की उपाधि से अलंकृत दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र के एक निर्धन पारसी परिवार में हुआ था। अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से इन्होंने 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन नामक बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था स्थापित की तथा लंदन प्रवास के दौरान लंदन में ही इन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। दादा भाई ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनके अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार जो अधिवेशन हुआ 1886 में, उसके अध्यक्ष थे। दोबारा 1893 में, और आपको तिबारा कब बने? 1906 में। 3 बार बने हैं, 1886, 1893 और 1906। फिर आपको पढ़ना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म हुआ 1891 में और मरे कब? 1956 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म की महर जाति में हुआ था। उन्हें गंभीर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था क्योंकि वे दलित समुदाय से थे, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। इन्होंने बहिष्कृत हितकाणी सभा 1924 मुंबई में स्थापित की। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 संगठन की स्थापना की। भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य एक समिति को सौंपा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इनको भारतीय दलितों का उद्धारक, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। इनकी फेमस पत्र आप देख लीजिए जो बहुत प्रसिद्ध है, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। दूसरा, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? भारत रत्न और बोधिसत्व, ये इनके पुरस्कार हैं। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था ना, इसलिए ये वाला जो इनका पुरस्कार है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये इनकी जन्म और ये मृत्यु दी गई है। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनीता बोस। इन्होंने 1920 ईस्वी में ICS परीक्षा में चौथी रैंक प्राप्त की थी, परंतु देशभक्ति के कारण अप्रैल 1921 ईस्वी में त्याग पत्र देकर देश की अविस्मरणीय सेवा की। नेक्स्ट आपको पढ़ना है अरविंद घोष के बारे में। इनका जन्म हुआ 1872 में और मृत्यु 1950 में। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये पांडिचेरी के
ओरविले आश्रम 1916 के संस्थापक थे। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु देश प्रेम के कारण घुड़सवारी की परीक्षा नहीं देने गए। ये स्वदेशी आंदोलन को तीव्र करने हेतु पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया, परंतु 2 मई 1908 को 40 युवकों के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास की दलीलें इन्हें रिहा करने पर मजबूर कर दिया। मतलब इनके वकील कौन बने से? देशबंधु चित्तरंजन दास इनके वकील थे, वही इनको रिहा करा के लाए थे। पुनः कर्मयोगी नामक अंग्रेजी पत्र का संपादन इन्होंने किया। इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? डिवाइन लाइफ। ये इनकी आत्मकथा भी है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सैयद अहमद खां के बारे में। इनका जन्म हुआ 1817, मृत्यु हुई 1898 में। सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में हुआ था। ये आधुनिक शिक्षा के हिमायती तथा अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे। इनकी कर्मस्थली कौन सी थी? अलीगढ़। यानी इनका जन्म हुआ था दिल्ली में, लेकिन इन्होंने जो सारे काम किए वो अलीगढ़ में किए। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता अपने आंखों से देखी थी। इनका कहना था कि जब भारतीय भी विचार व कर्म में अंग्रेजों जैसे आधुनिक बन जाएंगे, तभी वे सफलता के साथ विदेशी शासन को ललकार सकेंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? 1861 में और मृत्यु 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वर्ष 1913 ईस्वी में इन्होंने अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के ही पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 फेमस रचनाएं हैं, जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, और दूसरा है अमार सोनाल बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। टैगोर को अंग्रेजी सरकार द्वारा 1913 में सर यानी वही नाइट की उपाधि से विभूषित किया गया, लेकिन जलियांवाला जो बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, इससे क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है मोतीलाल नेहरू के बारे में। इनका जन्म 1861 में हुआ था, मृत्यु 1931 में। मोतीलाल नेहरू का जन्म आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर नेहरू था। ये मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण थे। यह एक प्रमुख भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1923 ईस्वी में सीआर दास, वही चित्तरंजन दास, देशबंधु जो है ना हम लोग के, चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसने भारत के संविधान की दिशा तय की। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भाग लिया और फिर ये उसके लिए जेल भी गए। 1931 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। अब आपको अगला पढ़ना है विपिन चंद्रपाल। इनका जन्म हुआ था 1858 और मृत्यु 1932। विपिन चंद्रपाल भारत के एक प्रमुख राष्ट्रवादी शिक्षक, पत्रकार, लेखक और क्रांतिकारी थे, जो लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, और बाल का बाल गंगाधर तिलक, और पाल का विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल का जन्म अविभाजित भारत, वर्तमान में बांग्लादेश के हबीबगंज जिले में हुआ था। ये ब्रह्म समाज से जुड़े और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं एक विधवा से इन्होंने विवाह कर लिया। इन्होंने परिदर्शक नामक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आपको अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने पर 6 मास की सजा मिली। अरविंद घोष के खिलाफ इन्होंने गवाही नहीं दी थी विपिन चंद्रपाल ने, जिसके कारण इनको 6 महीने की सजा मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अब आपको पढ़ना है। इनका जन्म 1876 में हुआ था, मृत्यु 1948। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कराची जिले में हुआ था। इन्हें पाकिस्तान का संस्थापक, कायदे आजम तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपिता आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। 1919 ईस्वी के पार्लियामेंट सुधार के बांटो और राज करो की नीति ने इन्हें सांप्रदायिक बनने के लिए आकर्षित किया। इन सब के बाद भी इन्होंने 1916 ईस्वी में कांग्रेस लीग के एक मंच पर लाने हेतु भूमिका का एक निर्वहन किया, जो कि बहुत सराहनीय है। 1916 में इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने की बहुत कोशिश की थी। अंततः 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग जो आंदोलन था, उस प्रस्ताव से नाराज होकर वे हमेशा के लिए कांग्रेस का परित्याग इन्होंने कर दिया। 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की रूपरेखा हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री फॉर्मूला प्रस्तुत किया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के मंच से जिन्ना ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। अब आपको पढ़ना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इनका जन्म हुआ 1829, मृत्यु 1912। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके संस्थापक हैं ये। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ए ओ ह्यूम ब्रिटिश कालीन भारत के एक सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक थे। ए ओ ह्यूम 1856 ईस्वी में इटावा, उत्तर प्रदेश के कलेक्टर बने। इन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में किया। इन्हें कांग्रेस का महामंत्री नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 1906 तक बने रहे।
इन्होंने 1859 ईस्वी में लोक मित्र नामक समाचार पत्र निकाला। ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पे रोता था। अब आपको पढ़ना है विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। इनका जन्म 1883 में, मृत्यु 1966 में। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। इन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। वह स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी के साथ साथ महान क्रांतिकारी, चिंतक, सिद्ध हस्तलेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी राजनेता तथा इतिहासकार थे। वे अपने कॉलेज शिक्षण के दौरान 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की इन्होंने स्थापना की। 1904 में अभिनव भारत। इन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। वह रूसी क्रांतिकारियों से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1907 में इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कब हुआ था? 1857 में। तो 1907 में 50 साल पूरे हो गए थे, इसलिए इन्होंने स्वर्ण जयंती मनाई थी। 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने सिद्ध किया। वीर सावरकर जी ने इन्हें अपने जीवन में 24 दिसंबर 1910 तथा 31 जनवरी 1911 को अर्थात 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो विश्व के इतिहास में अनोखी सजा थी। नेक्स्ट आपको मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना भी वीर सावरकर ने ही की थी। मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में महाराष्ट्र के नासिक में की थी और ये संगठन बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। ये मित्र मेला भी प्रीवियस ईयर में आया है, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है भगवती चरण बोहरा के बारे में। 1904 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 1930 में। श्री बोहरा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम दुर्गा देवी था, जो क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये गांधी जी के एक आह्वान पर 1921 ईस्वी में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। ये क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। श्री बोहरा काकोरी कांड जो था, काकोरी केस और लाहौर षड्यंत्र केस और साडर्स हत्याकांड में सम्मिलित तो थे, परंतु कभी भी ये पकड़े नहीं गए। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बम का दर्शन से क्रांतिकारियों को बम बनाने की शिक्षा दी और इनकी मृत्यु भी बम परीक्षण से ही हो गई थी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में। इनका जन्म 1901 में, मृत्यु 1927 में हुई थी। इनका जन्म बांग्लादेश के पाबना जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम छिति मोहन लाहिड़ी तथा माता बसंत कुमारी थी। लाहिड़ी क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। काकोरी कांड में सक्रिय भूमिका के कारण इनको 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा में फांसी दी गई थी। फांसी होने से पूर्व इन्होंने कहा था, मैं मरने नहीं जा रहा हूं, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने हेतु पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। अब आपको अगला पढ़ना है लाला हरदयाल के बारे में, जिनका जन्म 1884, मृत्यु 1939। लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में जाकर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की तथा गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। वहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना को जागृत किया। नेक्स्ट आपका है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। ये आपका लास्ट पॉइंट है। इनका जन्म हुआ 1888, मृत्यु 1958 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम का जन्म मक्का में हुआ था। ये भाषाविद, शिक्षाविद तथा क्रांतिकारी पत्रकार थे। हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा अबुल कलाम की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं देखिए। अल हिलाल तथा प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इंडिया विंस फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। गुबार ए खातिर, दास्ता ए करबला आदि इनकी फेमस पत्रिकाएं हैं। 1923 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे अध्यक्ष बनने वाले। मरणोपरांत 1992 ईस्वी में आजाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे आपके फेमस व्यक्ति जो आपके पेपर में अब तक पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 इससे आपके पेपर में जरूर ही फंसेंगे। अभी इसकी एक क्लास और आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी आप देख लीजिएगा। बस आराम से आप पेपर दे आइएगा। कहीं कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।